मेरा नाम है प्रदीपिका और आप पहुंच चुके हैं प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th का फिजिक्स, और ये है आपका चैप्टर नंबर 9 आई थिंक एनसीईआरटी का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसका जितना भी पार्ट था सरफेस टेंशन से पहले वाला जितना भी था मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ अपनी लाइव क्लासेस में, तो आप वहाँ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन बेटा? बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, जैसे ये बीकर है, इसके अंदर हमने फ्लूइड लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सारा हमें फ्लूइड है, ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस क्या होती है वो तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सभी जानते हैं कि सरफेस का क्या मतलब है। इस बीकर में इसकी सरफेस कहाँ है? ये अपर साइड है। इसकी सरफेस कहाँ है बेटा? अपर साइड है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप देखिए बच्चा लोगों, बेसिकली क्या होता है कि आपको ये सरफेस टेंशन पढ़ने के पहले एक ग्राफ समझना जरूरी है। उसके बिना, बल्कि मुझे पता है कि आपके कॉलेजेस में और आपके ट्यूशन सेंटर्स में भी ये ग्राफ नहीं पढ़ाते हैं। ये ग्राफ है ये वाला। आप अगर आईआईटी वगैरह में पढ़ रहे हैं देन यू विल गेट दिस ग्राफ, अदरवाइज यू विल नॉट, बिकॉज आपके बुक में भी कहीं नहीं है ये ग्राफ। दिस इज एफ एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। व्हाट इज एफ? एफ इज अ फोर्स एंड एक्स इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच की? मॉलिक्यूल्स के बीच की, ठीक है। वाटर के अंदर ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, कुछ फोर्सेस वर्क करते हैं। वो फोर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी अट्रैक्शन और दे कैन बी रिपल्शन। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए भी है ये यूजफुल। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु, अणु है ना, दो अणु के बीच में क्या होता है, कुछ फोर्स, बल लगता है। वो दोनों तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन में क्या होगा बेसिकली, आप देखिए बेटा, ये इसके अंदर क्या है, बेसिकली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो हमें पहले समझने की जरूरत है कि इन मॉलिक्यूल्स पर किस तरह का फोर्स वर्क करेगा। आप देखिए, ये हमारा फोर्स का ग्राफ बनता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए, इस साइड है तो फोर्स अपना पॉजिटिव है, इस साइड फोर्स आपका नेगेटिव है, ठीक है। इधर आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव है, इधर आपकी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, ठीक है ना भाई। इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगी, है ना। अच्छा, आप देखिए जैसे जैसे क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहां पे ना फोर्स ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा, और उनके बीच में क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, है ना भाई। अच्छा, अब आप देखिए क्या होगा, जब भी मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम होगी, फोर्स अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच, तो फोर्स आप देखिए कितना हाई रहेगा। अच्छा, अब अगर डिस्टेंस बढ़ के यहाँ आ गई, यहाँ पे कहीं आपका मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है ये, मतलब एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये वाली वो एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो आप देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या समझते हैं? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम पहले ही बहुत 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब सॉरी, फोर्स का अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। बेसिकली क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और कितना फोर्स लगेगा, यहाँ देखिए कम आएगा, यहाँ पे ड्रास्टिकली बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा डिस्टेंस पास आने पर, और जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होगी कम होता जाएगा। थोड़ा सा और ग्राफ इस तरह से नहीं होता, बेसिकली थोड़ा सा और ऐसे कुछ होता है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, एक तो फोर्स की वैल्यू कम होगी और उसका डायरेक्शन चेंज होगा।
है ना। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। अब ये समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से लेंगे। देखिए बच्चा, जब यहाँ पे कहीं पे होगा आपका मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए इतनी होगी, मतलब दो मॉलिक्यूल है वो पास पास में हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ फोर्स लगाते हैं। जैसे दो मॉलिक्यूल है, एक उधर की, मतलब एक ये है एक वो, जैसे कि आप उस पे देखिए चुंबक में, मैग्नेट में, अगर मैग्नेट के साउथ और साउथ पास में लाओगे या नॉर्थ पास में लाओगे, सेम पोल अगर पास लाते हैं तो कैसे रिपल करते हैं, वैसे रिपल करेगा। ठीक है, और अगर हम अपोजिट पास में लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल इतनी दूरी पर आ गए, ये देखिए ये दूरी ये वाली हो गई, तो इनके बीच के डायरेक्शन, ये फोर्स की इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस तरह से फोर्सेस की डायरेक्शन बदलती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फोर्सेस की डायरेक्शन बदलती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये ग्राफ आप इजीली समझ चुके होंगे आई थिंक सो। अब आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ के बिना आप ये सरफेस टेंशन समझ ही नहीं सकते, और मैंने किसी भी वीडियो में ये ग्राफ देखा नहीं है अभी तक, और टीचर्स भी स्कूलों में भी नहीं बताते, इवन आपकी बुक में भी नहीं है एनसीईआरटी में, जो होना चाहिए था। अब आप देखिए ये बीकर है, इस बीकर में फ्लूइड है आपका। फ्लूइड में क्या है बच्चा, ये मॉलिक्यूल्स हैं। फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत नियरेस्ट होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है। तो हमने क्या देखा था, जब डिस्टेंस कम होती है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल हैं पास में, तो ये इसको उस साइड फोर्स लगाएगा, ये इसको इस साइड फोर्स लगाएगा। इनके चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब एक दूसरे को इस तरह से फोर्स लगाएंगे दूर की तरफ, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर ये इतना फोर्स लगा रहा है, वो वाला भी उसको उतना ही सेम फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स है ना। फिर ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसमें कोई इधर है कोई मॉलिक्यूल, वो इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो इन शॉर्ट नेट फोर्स तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाने वाला है। लेकिन नेट फोर्स तो आपका जीरो हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक तरह का कंप्रेशन फील करते हैं ये। कैसे, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल है कि नहीं, सब मॉलिक्यूल आपस में पास पास हैं, सब इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हालांकि ये भी सब पे ही चारों तरफ फोर्स लगा रहा है इक्वल अमाउंट का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंप्रेशन रहता है। वैसे तो हम बोलते हैं वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंप्रेशन हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे किस तरह का फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। कंप्रेशन फोर्स मतलब दबाव, जो दबाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पर लगता है टेंशन। टेंशन मतलब खींचना, टेंशन मतलब खींचना, मतलब उनमें कौन सा वाला फोर्स लगेगा, इस तरह वाला, अट्रैक्शन वाला। ठीक है, दूर जाएंगे वो, है ना। ओ अट्रैक्शन, सॉरी, यहाँ पे रिपल्शन था, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन वाला, पास आने वाला। क्यों, सरफेस पे ऐसा क्यों होगा। अब आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, मैं सरफेस पे ऐसा क्या चेंजेस आ गए कि सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है उन पर टेंशन लग रहा है, और इनसाइड वाले वाटर मॉलिक्यूल पे क्या लग रहा है भैया, कंप्रेशन लग रहा है। चेंजेस ये है बेटा, आपने प्रैक्टिकली तो देखा ही होगा कि जब भी पानी की वाटर की, अगर आप जैसे ये बीकर है, इसको मैं पानी से पूरा फुल भरती जाऊं, तो जब ये लास्ट कॉर्नर आएगा, टॉप आएगा, तो यहाँ पे पानी इस तरह से लेयर ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ी हुई लेयर आपने देखी होगी, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा लोगों, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। वो किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। बस अब समझना क्या है, अब समझना ये है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर टेंशन क्यों है और नीचे वालों पे कंप्रेशन क्यों है। नीचे वालों पे कंप्रेशन क्यों है ये तो आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, अब बचा सिर्फ ये कि इस वालों में टेंशन क्यों है, सरफेस वालों पे टेंशन क्यों है। मैंने क्या बोला, जैसे ये बीकर है, तो इस पे अगर हम पूरा पानी फुल भर दें, इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लेकिन कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब इन शॉर्ट एक ही वीडियो में सारा नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा फुल भरते हैं तो आप देखेंगे तो ऊपर थोड़ा सा एक मेम्ब्रेन जैसे दिखाई देती है आपको। ठीक है बच्चा, अब हम समझेंगे ऐसा क्यों है। ये तो समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, अब समझेंगे क्यों हो रहा है। साइंस है ही ये, क्यों, किस लिए, है ना।
ठीक है भाई, ये सरफेस है, इस पे एक टेंशन आपको फील होगा मॉलिक्यूल्स को। क्यों होगा मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो अंदर होते हैं बीकर के, उनमें तो जो भी फोर्सेस लगते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो एक दूसरे को नैलिफाई कर देते हैं, जीरो हो जाते हैं। टोटल फोर्सेस, नेट फोर्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो। अब हमने पढ़ा है ना बैलेंस फोर्स जिसे बोलते हैं, सब पर ही क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं बराबर, तो एक दूसरे को नैलिफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला है इस पे बैलेंस फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे तो इसके मॉलिक्यूल हैं लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, वो ही टॉप पर है, ठीक है भाई। अब क्या होगा कि जो उसके जस्ट नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा। करेक्ट बात है कि नहीं? अब इस पर जब प्रेशर लगाया तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा इस वाले मॉलिक्यूल से, है ना। क्यों? रिपल्शन फोर्स लग रहा है ना, ये भी नीचे की तरफ लगा रहा है, वो भी ऊपर की तरफ लगा रहा है ना। वो इसको रिपल कर रहा है, ये उसको रिपल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, आपस में दूर कर रहे हैं, तो ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तभी तो ऊपर ऐसी मेम्ब्रेन दिखाई देती है आपको इस तरह की, वो ऐसे ही तो बनती है, वो मेम्ब्रेन ऐसे ही बनती है भाई। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ने उसको ऊपर धक्का दिया उसके नियरेस्ट मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के बाजू में भी कोई मॉलिक्यूल होगा, है ना, और भी बाजू में होगा, है ना भाई, बाजू में कई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेसिकली, ये अब इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों डिस्टेंस बढ़ गई? ऐसे बढ़ गई बेटा, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस पे 3 मॉलिक्यूल इस तरह से हैं। अब बीच वाले को मान लीजिए इस तरह से किसी ने धक्का दे दिया थोड़ा सा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने जो ग्राफ देखा था, ग्राफ में हमने क्या देखा था कि इस तरह का कुछ कर्व बन रहा था। तो पहले डिस्टेंस कम थी, अब वो इस वाले फील्ड में आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो अब क्या होगा बेटा, ये तो रिपल्शन फोर्स है, लेकिन यहाँ पे किस तरह का फोर्स लगेगा, ये इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये होता है, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। बीच वाले ने इधर कोई मॉलिक्यूल था, उसने इसको पुश कर दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, और इस तरह का फोर्स लगा। तो क्या होगा, जो फोर्स ये इधर लग रहे हैं, इधर दोनों साइड जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, ये फोर्स के दो क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इधर को बनेगा और एक कंपोनेंट इधर को नीचे साइड को बनेगा, दोनों का, और है ना। मान लीजिए इस पर ऊपर की साइड F फोर्स लग रहा था और ये F1 फोर्स है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं ना। ये एक मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है, उसके नीचे वाले ने इसको धक्का दिया, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इसके बाजू वाले से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इसने धक्का दिया, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ धक्का दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए F फोर्स था और ये F1 फोर्स है, ये वाले F1 फोर्सेस हैं दोनों साइड, ठीक है। तो अब इन F1 फोर्सेस के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा। मैं थोड़ा बड़े में बना देती हूँ, ये छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये हो गया। तो इस तरह से ऊपर की तरफ ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल इसको, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल इनको, इस वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कम थी और फिर इनकी डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ थोड़ा चला गया, डिस्टेंस बढ़ गई, तो नेचर ऑफ द फोर्स इज कंप्लीटली चेंज। तो जो रिपल्शन था वो क्या हो गया, अट्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है भाई। अब इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है। ये एंगल थीटा ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। पूरा का पूरा 90 नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो बैलेंस करना सीखते हैं फोर्सेस को, हम बैलेंस करना फोर्सेस को जो सीखते हैं बेटा, वो किस तरह से सीखते हैं, ऊपर की तरफ इस पे कोई F फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्सेस हैं। तो F1 फोर्सेस के जब कंपोनेंट बनाएंगे हम, तो एक कंपोनेंट तो बनेगा यहाँ F1 साइन थीटा, और एक बनेगा F1 साइन थीटा इस साइड, और नीचे की साइड जो बनेगा वो बनेगा F1 cos थीटा, और इस वाले से भी बनेगा एक F1 cos थीटा, तो टोटल हो जाएगा 2F1 cos थीटा।
ये 2F1 cos थीटा इस F के बराबर जो ऊपर की साइड लग रहा था फोर्स उसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, सारी चीजें स्टेबल है ना, रुकी हुई है, मतलब सब मॉलिक्यूल्स पे लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। तो ये वाले तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो F फोर्स लग रहा था इस मॉलिक्यूल की वजह से, कौन से मॉलिक्यूल की वजह से, इस मॉलिक्यूल की वजह से F फोर्स जो ऊपर की साइड लग रहा था वो किसके बराबर होगा, 2F1 cos थीटा के। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो F1 ही क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पर सरफेस वाले पर लगने वाला फोर्स है। तो ये F1 आएगा कितना, F डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। क्या आएगा, F डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। और cos थीटा हमारा ऑलमोस्ट 90 के बराबर है और cos 90 इज इक्वल टू 0। तो cos 90 के इक्वल है, इक्वल नहीं है, बोलिए ऑलमोस्ट इक्वल है। कैसे, देखो बेटा एक्चुअली क्या है ना, ये बीच वाला मॉलिक्यूल है जिस पर हमने नीचे से क्या बोला, रिपल्शन लगाया, तो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, हल्का सा ऊपर होता है। तो ये देखिए कितना कम एंगल बन रहा है ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होता वरना ये जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो ये जीरो नहीं होती है, ये वैल्यू जीरो नहीं होती है, ये वैल्यू बहुत कम होती है, लाइक 0.1 0.2 इस तरह से ये वैल्यू होती है, 0.1 और 0.2 समथिंग वैल्यू होती है। अगर आप F के नीचे F2 इंटू 0.1 है मान लीजिए ये वैल्यू, तो आप सोचिए कि जो आपका सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उस पर जो फोर्सेस हैं वो जो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल हैं उनके फोर्सेस से कितना ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आया, सरफेस टेंशन का मतलब समझ में आया। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि अगर सरफेस कंप्रेशन किसी का भी 10 है तो उन मॉलिक्यूल्स का सरफेस टेंशन, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पर जो टेंशन होगा वो ऑलमोस्ट 10 टाइम 20 टाइम्स होगा, मतलब वो 100 के लगभग होगा, 100 न्यूटन मीटर के बराबर होगा, न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। हाँ, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन